मित्रों, ये यूपीएससी बाबू शोनक आप जानते हैं, वो सिलेक्ट होने से पहले ही हवा में उड़ने लगते हैं और खुद को कलेक्टर डीएम समझने लगते हैं। इस कारण से उनको कहो ये बुक सी न्यूज़, पर्सन सी न्यूज़, स्पोर्ट्स, ओलंपिक ये भी थोड़ा पढ़ लो, तो कहें नहीं, हम एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी टाइप का नहीं पढ़ते, हम इधर आईएएस बनने आए हैं। लेकिन जब आप यूपीएससी की आईएएस की प्रीलिम 2024 का पेपर देखे कि उन्होंने भी ऐसा-ऐसा पूछा, ये किताब किसने लिखी? जवाब था जयशंकर ने। ये बात भी सही है कि हर साल ऐसा बुक्स और स्पोर्ट्स ओलंपिक का नहीं पूछते, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि यूपीएससी में होती है हर साल 1000 वैकेंसी। आपका नंबर नहीं लगा तो आप प्लान बी के रूप में जो भी सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी, रेलवे, स्टेट सर्विस, बैंकिंग सर्विस ये सब कर रहे हैं तो वहाँ तो ये तैयार करना है। तो थोड़ा पढ़ लेंगे तो कोई पाप नहीं लग जाएगा। मित्रों, पिछले कुछ महीनों से मैंने एक खास हैबिट डेवलप की है कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में पेपर मंगवाता हूँ और उसमें जो भी काम के न्यूज़ हैं उनके मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ। और फिर अनअकैडमी की जो कंटेंट टीम है वो उसका सब आर्टिकल, मंथली मैगज़ीन बनाते रहते हैं। इकोनॉमी की चीज़ें मैं खुद से बनाते रहता हूँ, उसमें से कुछ वीडियो आते रहते हैं, आप देखते हैं। तो पिछले महीने के सारे न्यूज़पेपर मेरे खत्म हो गए। उसमें पर्सन इन न्यूज़ के नाम पे जानने लायक क्या-क्या था, मैं 5-6 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। हिस्टोरिकल पीपल, अपॉइंटमेंट, ग्लोबल, पर्सन्स इन न्यूज़, बुक्स, मूवीज़, स्पोर्ट्स और कुछ डेथ्स। टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप देख लेना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़। फ़ोटो में लेफ्ट हैंड साइड पर जो हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, अमूल के साथ वो जुड़े थे। भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन के पितामह भी माने जाते हैं। फ़ोटो में सेंटर में है वो है त्रिभुवन दास पटेल। अमूल मूवमेंट की शुरुआत में वो थे और उन्होंने डॉक्टर कुरियन को बुलाया था, आप जुड़िए और इसे और एक्सपांड कीजिए। तो संसद ने कानून पास करके ये त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाने का सोचा है, इसलिए हमें याद रखना है। लोकेशन अभी इसका होगा आणंद में, इरमा इंस्टीट्यूट है वहाँ, उसके कैंपस में लगाएंगे। ये जो इरमा है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, वहाँ एमबीए टाइप के कोर्सेज होते होंगे। शायद कैट के स्कोर से आपका उसमें एडमिशन हो जाए। पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग सोचते हैं मेरा यूपीएससी नहीं हुआ तो मैं एमबीए करूँगा, वेल एंड गुड। पर जब भी आप प्लान बी एग्जीक्यूट करते हैं, आपको सिस्टम पता होनी चाहिए कि मान लो मैंने कैट का फॉर्म भरा, उस फॉर्म के हिसाब से ऑटोमेटिक आईएम के इधर-इधर से मुझे कॉल आएँगे, ऐसा मुझे टिक करना है। लेकिन सेपरेटली मुझे अब इरमा में जाना है तो शायद इसका अलग फॉर्म भरना पड़े, उसकी अलग तारीख हो। उस तरह कुछ ऐसी कॉलेजेस होंगी उसका अलग एग्ज़ाम चलता हो, कि जो भी सीमेट है, एक्सएलआरआई का कुछ हो, वगैरह-वगैरह। तो प्लान बी होना एक बात है और उसको अमल करने के लिए जो पूरी आपका बना के रखो सब शेड्यूल कि कौन-सी फॉर्म कौन-सी तारीख को निकलते हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस होता है। आगे बढ़ते हैं। अमूल पर फ़िल्म मेकर श्याम बेनेगल ने एक मूवी बनाई थी मंथन। ये भी इसलिए याद रखना है क्योंकि ये फ़िल्म मेकर श्याम बेनेगल का कुछ समय पहले निधन हुआ था। फ्री टाइम मिले तो देखना, अच्छी फ़िल्म है। उसमें से एथिक्स के मैं लेसन ये लेता हूँ कि कोई अधिकारी अकेला कल्याण नहीं कर सकता। ये फ़िल्म में डॉक्टर वर्गीस कुरियन गाँव वालों को समझाते हैं, अपन ये सब करते हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट, आप दूध जमा करो, खुद ही डेयरी करते हैं। लेकिन जब तक समाज खुद खड़ा नहीं होता, गाँव वालों को खुद जागृति नहीं आती, तब तक वो कुछ चीज़ अमल नहीं हो सकती। अबे मैं भी कहीं बोलूं? क्या है? हमारे ख्याल से तुम शहर वाले सब चोर बदमाश हते। क्या मतलब? जो तमेरी समझ में आव्या वही मतलब। और हम तुमको पहचान गए, समझे? तमेरी एक खटपटी अहिया नहीं चलने वाली। सो पीपल पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिकल पर्सनालिटी में ओडिशा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक, इनका खास योगदान ये है कि 1991 में ही महिलाओं को पंचायती बॉडीज में 1/3 रिजर्वेशन इन्होंने दिया था। ओडिशा ऐसा पहला राज्य बना था। इनके जन्म दिवस 5 मार्च को वहां पर पंचायत दिवस के रूप में ओडिशा में मनाते होंगे, लेकिन पूरे भारत में वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज दिवस। शायद उस दिन वो जो भी 73rd या 4th अमेंडमेंट अमल किया गया था वो सब आप पॉलिटी लेक्चर्स में तैयार करें। अब विवाद इस बात पे चल रहा है कि ओडिशा में जो नई सरकार आई, वो सोच रहे हैं कि ये तारीख को करना है या वो तारीख को करना है पंचायती दिवस, उसका कुछ विवाद चल रहा है। आगे औरंगज़ेब, तो उसकी कब्र है कुल्दाबाद, जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जो महाराष्ट्र में है। राणा संगा और साथ ही इब्राहिम लोदी और बाबर, इन सब के आपस में जो युद्ध हुए थे और उसमें कुछ विवादित बयान दिए गए कुछ नेताओं द्वारा। मित्रों, ये जो मध्यकालीन भारत का इतिहास याद रखना बहुत मुश्किल होता है। सिंपल सॉल्यूशन मेरे हिसाब से ये है, एक भारत एक खोज नाम की दूरदर्शन ने टीवी सीरियल बनाई थी, यूट्यूब पर सब उन्होंने फ्री में अपलोड किया है। लेकिन एक बात याद रहे कि मेवाड़ रही है दिल्ली, वो बाबरी बपोती नहीं है। सुकून से जब जब टाइम मिले, कॉलेज में, ऑफिस में ब्रेक है, आप उसको देखिए क्योंकि वहाँ पर विजुअल डायलॉग के साथ सब दिखाया जाता है, तो इट हेल्प्स मेमोराइजिंग द थिंग्स। तो उसकी मैं ये वीडियो की लिंक नीचे डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में, टाइम मिले आप देखना।
हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, अभी कुछ अपॉइंटमेंट खासकर इकोनॉमी से जुड़े हुए। सेबी के नए चीफ कौन है? आईएएस तुहिन कांता पांडे। उनसे पहले एक महिला थी माधवी पुरी बुच, वो आईएएस नहीं थी, वो बैंकर थी। अब यहाँ पर एक एथिक्स लेसन हुआ ये कि जैसे ये माधवी पुरी बुच का कार्यकाल समाप्त हुआ, तुरंत ही उसके खिलाफ कुछ लोगों ने एफआईआर कर दिया कि ये करप्शन करती थी, स्कैम हुआ था वगैरह। और कोर्ट ने कुछ आदेश दिए होंगे कि हाँ एफआईआर दर्ज करो। तो ये जो नए सेबी चीफ बने आईएएस ऑफिसर, उन्होंने उसके काउंटर पिटीशन डलवाई कि नहीं ये सब रोकिए, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। माने पुराने अधिकारी पर एफआईआर का नए अधिकारी ने कोर्ट में विरोध किया। इससे हम क्या सीखते हैं? जीवन बोध क्या है, या ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या है? शायद वो ऐसा सोचते होंगे कि ये अब एफआईआर चल के सारा फिर से करेंगे तो गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, तो सेबी संस्था का नाम और गरिमा कम होगी। दूसरा, अगर ऐसा हर एक रिटायर होने पर केस चालू कर दिया तो ये जो विच हंटिंग होता है उसके डर से कोई भी फिर कोई निर्णय ही नहीं ले, हमेशा डरता रहे कहीं पर भी साइन करने से। तीसरा, आप अपने जो प्रेडेसेसर्स हैं उनको कैसे ट्रीट किया, उसी हिसाब से आपके सक्सेसर आपको ट्रीट करेंगे। ऐसा ही है कि आपने अपने माँ-बाप को कैसे ट्रीट किया, आपके बच्चे आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। तो आप उनके सपोर्ट में नहीं खड़े रहें तो फ्यूचर में आपके जूनियर आपके सपोर्ट में नहीं खड़े रहें। अब ये जो थॉट प्रोसेस होती है, तो आईएएस का ऐसा ही व्यवहार होता है। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाए, इस कारण से आईएएस को स्टील फ्रेम माना जाता है। ये इंडियन सिविल सर्विस या ब्यूरोक्रेसी स्टील फ्रेम कैसे? मंत्री आते हैं जाते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा खुद का, उन संस्थाओं का और सब बचा के रखते हैं। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी एक बार बन जाती है, फिर उसको तोड़ना, विघटित करना बहुत मुश्किल होता है। खैर वो सब निबंध एथिक्स वगैरह में आप सोचना कि ऐसा करना कहाँ तक सही है, गलत है। ठीक है, आप संस्था की गरिमा और अपने सीनियर्स को जो भी रक्षा करना चाहे, पर क्या एथिकल भी है वो बात, वगैरह वगैरह। इकोनॉमी में दूसरा अपॉइंटमेंट वी अनंथा नागेश्वरन, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। हर साल अपना इकोनॉमिक सर्वे लिखते हैं। इनका कार्यकाल 2025 में खत्म हो रहा था, तो बढ़ा के 2027 तक आगे किया। ये खुशी की बात है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मेरे लिए क्योंकि मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूं, तो स्लाइड में समझो इनका फोटो चेंज नहीं करना पड़े। आपके लिए इसलिए कि इन्होंने जितने इकोनॉमिक सर्वे लिखे, ये ज्यादा नई नई बातें नहीं करते। मतलब पूरा सर्वे मान लो 500 पेज का, तो 4-5 ऐसे मुद्दे हैं जो मेंस में लिखने लायक, और बाकी डेटा तो जो चलता है वही कि घी दूध की नदियां बह रही है। तो जीवन सुकून से अपना गुजर जाता है। एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स, इनके पहले के जमाने में जो थे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन वगैरह, वो 25 जात की इधर उधर की इतनी सजेशन दे, पढ़ाते पढ़ाते और याद रखते मेरा और आपका दम निकल जाए। तो इनको बहुत बहुत बधाई, इनका टर्म एक्सटेंड हुआ। नीति आयोग और प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, इसमें भी कुछ नए सदस्यों को रखा गया। हालांकि उनका नाम याद रखना मुझे कॉस्ट बेनिफिट इतना ठीक लगता नहीं, जब आप पुराने पेपर्स देखे आईएएस परीक्षा के भी और बाकी परीक्षाओं के। उनके चेयरमैन कौन है उतना याद होना चाहिए। फिर जैसे नीति आयोग का मेरे ख्याल से सुमन बेरी है। बियॉन्ड दैट बहुत सब करने गए तो लंबे हो जाओगे। अपॉइंटमेंट्स ये हुए। ग्लोबल न्यूज, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रॉड्रिगो दुतेर्ते, उसको गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसके खिलाफ ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट था। वारंट इसलिए था क्योंकि नारकोटिक ड्रग फाइट के नाम पे इन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों का फेक एनकाउंटर किया था, ऐसा इन पे आरोप है कि जेनोसाइड, नरसंहार हुआ है। अब इधर आपको याद रखना है, इंटरनेशनल कोर्ट्स दो हैं, दोनों ही नेदरलैंड के द हेग नाम के एरिया में रहती हैं। पहली है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो एक एक व्यक्ति के खिलाफ इंटरनेशनल केस चलाना हो, इसने नरसंहार किया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया, जैसे रॉड्रिगो डुटेर्टे है, या यूक्रेन युद्ध के चलते व्लादिमीर पुतिन पे भी ऐसा कुछ वारंट निकला है। हालांकि मैंने न्यूज़ में ये भी देखा कि इस साल पुतिन भारत यात्रा करने वाले हैं, तो क्या भारत आएंगे इनको कोई गिरफ्तार कर सकता है किसी की हिम्मत? तो खैर अब ये इनका चलता है। दूसरी कोर्ट, वो भी नेदरलैंड में है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे। वो दो देश के बीच जो विवाद हो उसका निपटान करें। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच ये विवाद है कि कुलभूषण जाधव नाम के हमारे एक ऑफिसर को इन लोगों ने इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया, फांसी की सजा सुनाई वगैरह। तो ऐसे जो दो देश के बीच विवाद होते हैं वो आईसीजे में सुने जाते हैं। ग्लोबल अपॉइंटमेंट्स में कनाडा के नए राष्ट्रपति हैं मार्क कार्नी, जिन्होंने जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस किया। आगे बढ़ते हैं तो बुक्स, लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, मूवीज के नाम पे कुछ लोग, कुछ किताबें, कुछ मूवीज जो चर्चा में रही। लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से बताऊं कि अप्रैल में
4, 5 और 6 तारीख को अन अकेडमी की तरफ से एक फ्री बिगिनर्स लर्निंग फेस्टिवल होने वाला है कि जहां पर आपको जीएस के बेसिक्स भी पढ़ाए जाएंगे, स्टडी प्लान, स्ट्रेटेजी वर्कशॉप भी होंगे। तो इसका आप लाभ उठाइए। इस सीरीज में मैं अपना टैक्सेशन, जीएसटी, बजट वगैरह की थियरी करंट जो पढ़ाने हैं, जो असल में मेरी विन 25 सीरीज का ही हिस्सा है, लेकिन वो मैं इसके अंदर भी पढ़ा दूंगा। तो इस रविवार सुबह वो लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास में लाइव क्विज भी होंगी और उसमें अगर आप कुछ नंबर लाते हैं तो मेरी ये जो नई इकोनॉमी की किताब आई है वो भी आप जीत सकते हैं। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बुक्स इन न्यूज़ के नाम पे ज्ञानपीठ अवार्ड छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ला को मिला और छत्तीसगढ़ से ये जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं और हिंदी भाषा के अंदर उपन्यास ऐसे वो 12th पर्सन है। इनकी जो फेमस नॉवेल्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दी है, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। देवदत्त पटनायक जो हिस्ट्री, खासकर एंशंट हिस्ट्री और धर्म के बारे में लिखते हैं, उनकी नई किताब आई है कि हड़प्पा और अहिंसा के बारे में। आप जानते हैं अमेजोन में होता है किंडल और उसमें आप रीड प्रीव्यू कर सकते हैं, मतलब वो जो भी बुक आई उसके कुछ चैप्टर फ्री में आप देख सकते हैं। तो ऐसी कोई किताब आती है तो मैं पूरी खरीदने का और पढ़ने का अपने पास टाइम नहीं हो, पर मैं फ्री सैंपल चैप्टर थोड़े देखता हूँ। तो इन्होंने ऐसा उन फ्री चैप्टर्स में बताया है कि इजिप्ट और सुमेर के जो राजा हैं उनकी आप सब फोटोग्राफ्स या जो भी आर्ट कल्चर उसका देखो, तो वो राजा किसी की हत्या कर रहा है, किसी को सजा दे रहा है, ऐसी बस हिंसा हिंसा दिखाई गई। तो ये हड़प्पा में अहिंसा थी ऐसा साबित करना चाहते थे। वो दिखाते हैं कि देखो उस जमाने में प्राचीन विश्व में इजिप्ट और सुमेर में तो हिंसा दिखाई जाती थी, जबकि हड़प्पा के जो भी चित्र या टैबलेट्स हैं वहां पर हम पाते हैं कि कैसे दो पुरुष लड़ाई कर रहे हैं, महिला उसमें बीच में आके उसको रोक रही है। तो ऐसे भी टैबलेट्स वहां पाए गए हैं, ऐसा इनका कहना है। रतन टाटा जिनका निधन हो गया, उन पर बायोग्राफी आई है, रतन टाटा अ लाइफ बाय थॉमस मैथ्यू। अमिताव घोष उनकी वाइल्ड फिक्शन ऐसे। गोपाल कृष्ण गांधी की द अनडाइंग लाइट, और इसके अंदर ये आज़ादी के बाद के भारत की सब वार्ताएं। अब थोड़ा मूवीज की तरफ बढ़े। एक है स्टूडियो जिबली और उसके क्रिएटर हैं हायाजो मियाजाकी। इनकी एक मूवी द बॉय एंड द हीरोइन, इसे ऑस्कार प्राइज भी मिला था 2023 में। अब चैट जीपीटी को आप कोई भी फोटो दो और कहो कि इसको स्टूडियो जिबली स्टाइल में कन्वर्ट करो तो वो ऐसा कार्टून फॉर्म उसका बना देता है। खैर ये जिबली शब्द इटालियन भाषा का है, उसका मतलब है नॉर्थ अफ्रीका में जो एक गर्म रेगिस्तानी हवा चलती है, हॉट डेजर्ट विंड, उसका ये नाम है। ये जो जिबली आर्ट आप क्रिएट कर सकते थे, तो रविश कुमार को मजा नहीं आया कि देश का युवा इसमें समय बर्बाद कर रहा है, एंड आई अग्री विथ हिम। पर फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि देखो ये जिबली नहीं आता तो भी देश का युवा समय बर्बाद ही करता, जिबली नहीं होता तो पबजी या आईपीएल देख के समय बर्बाद करता। और दूसरा जो बाकी भी मध्यम वर्ग के लोग हैं, मान लीजिए जिनको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना, तो आपको क्या लगता है वो क्या करेंगे? वो एस्केप ढूंढेंगे। पूरा दिन में काम करके मजूरी करके आया और मुझे भी पता है अभी महंगाई भी कम नहीं होनी, सैलरी भी नहीं बढ़नी, चलो ये कुछ है इसमें फोटो अपलोड करते हैं, 4 दोस्तों को दिखाते हैं, थोड़ा आनंद लेते हैं। वो 24 घंटे तो वो भी नहीं करेगा। ये सब चीज़ें क्या होती है, खिलौना है, 1-2 फोटो आपने डाले, जी भर गया, फिर कुछ और नया एस्केप ढूंढ लेंगे। खैर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपका फोकस परीक्षाओं पे होना चाहिए। फिल्मों में आगे बात करें, ऑस्कार्स, एनोरा नाम की मूवी को बहुत सारे उसमें अवार्ड्स मिले। आप वीडियो पॉज करके जो स्क्रीन पे दिया गया है वो लिस्ट आराम से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की नई प्रेसिडेंट बनी क्रिस्टी कोवेंट्री। इनकी खास बात यह है, पहली महिला जो प्रेसिडेंट बनी, पहली व्यक्ति जो अफ्रीका से हैं, ये जिम्बाब्वे से हैं और ये खुद एक स्विमर रही हैं। 2024 का ओलंपिक्स पेरिस में हुआ था और 2028 का अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा। वहां पर बॉक्सिंग को भी ऐड किया गया है। अब कहीं ऐसा कभी पूछते हैं, जवाब है हाँ। 2021 की आईएएस परीक्षा में ऐसा सब पूछा था कि मोटो क्या है और कौन कौन से खेल ओलंपिक्स में शामिल हैं। करना चाहिए। हॉलीवुड की एक सीरीज है रैम्बो। तो रैम्बो सीरीज में ऐसा है कि जो अमेरिकी फौज है उससे कुछ हो नहीं पा रहा, ना वियतनाम में ना अफगानिस्तान में, तो उनको जॉन रैम्बो को रिटायरमेंट से वापस लाना पड़ता है कि तुम सब कमांडो बन के इधर सब अपना ऑपरेशन करो। भारतीय फुटबॉल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इनको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में क्वालिफाई करना है, पर इनको पता है अपने पास इतने जोरदार खिलाड़ी नहीं, तो अपने जॉन रैम्बो, मतलब जो पुराने काबिल खिलाड़ी हैं, सुनील छेत्री, उनको रिटायरमेंट उन्होंने पिछले साल लिया था, उनको बोला वापस आ जाओ। इनकी एक खास बात आपको याद रखनी है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फुटबॉल गोल्स बनाने वाले लोगों की आप लिस्ट बनाए, जो भी रोनाल्डो, मेसी वगैरह, उसमें चौथे स्थान पर ही आते हैं। मतलब सोचिए वो कितनी
गर्व की बात है, वरना ये पूरा खेल ऐसा है कि यूरोप और ब्राजील के ही लोग होने चाहिए, पर अपना कोई व्यक्ति चौथे स्थान पे है। क्रिकेट में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वो भारत ने जीती, न्यूजीलैंड को हराया, दुबई स्टेडियम में ये फाइनल हुआ था। क्रिकेट के भी सवाल एक बार यूपीएससी ने पूछे थे 2021 में, वीडियो पॉज करके देखना। हालांकि इसके बाद वाले वर्षों में ऐसा सब नहीं पूछा। और ये प्रश्न भी काफी जटिल है असल में, कि न्यूजीलैंड को इंग्लैंड से आगे रैंक दिया गया क्योंकि उसने इतनी मैच जीती। भाई इतना कौन तैयार करके जा सकता है? तो असल में इसको सॉल्व करना लगभग मुश्किल है, सिवाय कि आप क्रिकेट के डाई हार्ड फैन हो। खैर, पुराने टॉपिक वाइज पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अनअकैडमी की ये पीडीएफ 100% एक्यूरेट इसलिए क्योंकि ऑफिशियल आंसर की के साथ हमने इसे मिलाया है। खैर, तो हमने हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, अपॉइंटमेंट, ग्लोबल पर्सनालिटी, बुक्स, मूवी, स्पोर्ट्स देख लिया। डेथ डेथ में एक क्रिकेटर और एक बॉक्सर का निधन हुआ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन वो इतने फेमस नहीं थे कि एमसीक्यू का सीन बने। हालांकि पिछले महीने मतलब फरवरी में एक हॉलीवुड एक्टर जीनी हैकमैन और उनकी पत्नी का निधन हुआ था। उसमें इनकी जो पत्नी है उनको हैंटा वायरस नाम के एक वायरस से मौत हुई थी। खैर, साइंस टेक्नोलॉजी का मैं सोच रहा हूँ कुछ एक और अलग से शॉर्ट या वीडियो बनाऊँ, उसमें हम देखेंगे। मित्र, आप कहें ये तो तुमने 1 महीने का दिखाया, और ऐसे पिछले कुछ महीनों के मैंने शॉर्ट्स भी बनाए पर्सन सी न्यूज़, पर पूरे 1 वर्ष का क्या? तो 2024 से लेके अब तक के करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज पूरी कंपाइलेशन हमने की है। उसे भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी तैयार हो जाइए, फ्री लर्निंग फेस्टिवल 4 से 6 अप्रैल को होने वाला है, और उसमें मेरा क्लास रविवार को है इकोनॉमी का। लाइव क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप बुक्स भी जीत सकते हैं। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.